Hello guys. In this lecture we are going to talk about the variable forces. वेरिएबल फोर्स सबसे नज़दीक वाला वेरिएबल फोर्स हम देखने वाले हैं आज और उस पर डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल्स पे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले विल टॉक अबाउट द स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स की मेजर टू प्रॉपर्टीज होती है. स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स. सबसे पहली बात, स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स. ठीक है ना. स्प्रिंग फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स है. बिकॉज मुझे पता है एफ एस इज इक्वल टू के इंटू एक्स. जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे एफ चेंज होगा. सो इसका मतलब इट्स अ वेरिएबल फोर्स. टू बी प्रिसाइज, एफ बार इज इक्वल टू माइनस के एक्स बार. दूसरा है, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना. कंजर्वेटिव फोर्स यानी जब कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम होता है यानी वर्क डन होता है, एट दैट टाइम द कंजर्वेटिव द कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसके अगेंस्ट जब कभी भी वर्क डन होता है तो दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से हमने अभी तक देखे हुए हैं? तो कंजर्वेटिव फोर्स आपने सुने हुए हैं, एक्चुअली देखे नहीं है अभी तक मे बी, लेकिन सुने हुए हैं. कौन कौन से? वो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, देन मैग्नेटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ये सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. ठीक है ना. सो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हम देख चुके हैं या फिर सुन चुके हैं इनके बारे में. तो वैसे ही स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है. तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब कभी भी काम होता है सो दैट वर्क्स गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सिंपल सी बात, एक ट्राई करते हैं कि सपोज एक स्प्रिंग है, इसकी यहाँ पे एक स्प्रिंग दिखाई दे रही है आपको. ये स्प्रिंग यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे है, लेकिन मैं उसको खींच के एक्स डिस्प्लेसमेंट उसमें करता हूं तो there will be generation of conservative force, there will be generation of restoring force in this direction. Displacement is already in this direction. So total work done, ये variable work है. So variable work के लिए work done का फॉर्मूला क्या है? work done is equal to integration of f into dx. x ले रहा हूं यहां पे मैं बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हम x के हिसाब से दिखा रहे हैं. सो dx. सो मुझे पता है दिस रिस्टोरिंग फोर्स एट x इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे देख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स यहां पे लिख दूंगा डायरेक्टली मैं. मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं सो के एक्स इंटू डी एक्स. तो के जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ये एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा. सो के एक्स स्क्वायर अपॉन टू. ये है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर ये है वर्क डन बाय द स्प्रिंग. ये है वर्क डन बाय द स्प्रिंग. स्प्रिंग का ये वर्क डन मिला मुझे बेसिकली. दिस वर्क डन इज बेसिकली वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है ना, यानी स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स ये जो वर्क डन होता है दैट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय पीई या फिर यू के हिसाब से देखा जाता है. सो यहाँ पे u इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं के एक्स स्क्वायर अपॉन टू. अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मैं अगर x k से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलता है के एक्स होल स्क्वायर अपॉन टू के. के एक्स मुझे पता है कंजर्वेटिव फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स है. सो एफ स्क्वायर अपॉन टू के. यानी अगर मैं एक ऑब्जेक्ट एक स्प्रिंग जो है उसको अगर मैं एक्स से अगर उसको मैं खींच देता हूं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है? एफ स्क्वायर अपॉन टू के. यहाँ पे एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स ऐसे स्टोर होती है. सो दैट इज बेसिकली अबाउट द स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. और एक छोटी सी बात है यहाँ पे, बाद में ये आने वाला है आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूं कि याद रखना कि जो कोई भी वर्क डन होता है दैट वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी. ये होता है, ये याद रखना. ये बाद में हम करने वाले हैं. इट इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे. तो मैं बस यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी बता देता हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम यानी वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी. सो ठीक है ना, ENERGY वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है ना, वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वैसे भी आएंगे. सो याद रखना ये वाला पार्ट स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड. स्प्रिंग फोर्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इट्स अ वेरिएबल फोर्स एंड इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स के आगे जब कभी भी हम काम करते हैं तो दैट वर्क इज गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का भी काम होगा. सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन, a particle moves under the effect of F is equal to Cx from x
इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। यहाँ पे f इज डिपेंडेंट अपॉन x, यानी ये वेरिएबल है क्योंकि x वेरी हो रहा है, सो f भी वेरी होगा। सो वर्क डन पूछा है, सो वर्क डन फॉर द वेरिएबल फोर्स इज इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx। तो f की वैल्यू पता है, f की वैल्यू cx है, सो इंटीग्रेशन ऑफ cx इंटू dx। कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x1, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x1, और सॉरी ठीक है। सो c तो कांस्टेंट है, सो c को कांस्टेंट है तो इसका मतलब c को बाहर लेते हैं, सो c इंटीग्रेशन ऑफ x dx आएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 टू x1। सो मैंने पहले अपर लिमिट रखा, उसके बाद लोअर लिमिट रखा, तो मुझे क्या मिलेगा, c इंटू x1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, which is nothing but c x1 square upon 2. The answer is going to be B. Answer is going to be B. ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। A cord is used to lower the vertical block. A cord is used to lower a vertically a block of mass m by a distance of d with constant downward acceleration g by 4. Work done by the cord ऑन द ब्लॉक इज। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बोला गया है कि एक ब्लॉक है जो कॉर्ड से बांधा हुआ है, जो नीचे जा रहा है विथ कितना एक्सेलरेशन, g/4 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड होगी, इस कॉर्ड में टेंशन होगा जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो टेंशन होगा ऊपर वाली डायरेक्शन में, ये वाला जो ब्लॉक है उसको नीचे वाली डायरेक्शन में कितना फोर्स मिल रहा है, mg। तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे टेंशन मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए, उसका a कितना है, g/4। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, T विल बी इक्वल टू 3mg/4, ठीक है ना, 3mg/4। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं गलत कर गया यहाँ पे। एक्चुअली ये T माइनस mg नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है तो यू हैव टू राइट इट mg माइनस T, तो यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा। सो 3mg/4 आंसर आना चाहिए आपका टेंशन का। ये टेंशन 3mg/4 आ गया। अब हमें अब दूसरा यहाँ पे क्या पूछा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो कॉर्ड जो है वो कौन सा फोर्स लगा रही है, टेंशन। ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स कॉर्ड ने लगाया हुआ फोर्स है। सो अब यहाँ पे मुझे ये कांस्टेंट फोर्स है, तो डायरेक्टली मैं बस यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि वर्क डन विल बी इक्वल टू F बार डॉट S बार, ठीक है ना। F बार कितना है आपका, F बार इज टेंशन कितना है, -3mg/4, ठीक है, एंड इनटू S बार की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे देखिए, S बार इज नथिंग बट D दिया हुआ है। यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे D जो है, वहाँ पे आपको D दिया हुआ है, सो D मिलेगा आपको। सो F और S दोनों में एंगल कितना है, 180 डिग्री एंगल है दोनों में। अगर दोनों में 180 डिग्री एंगल है तो आई डोंट हैव टू कंसिडर दैट एंगल। सो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, -3 या फिर 3mg इंटू d/4, 3mg इंटू d/4, दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन। आंसर विल बी 3mg इंटू d/4। यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स के बारे में बात किया, बिकॉज ऊपर से नीचे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कांस्टेंट, एंड दैट इज mg माइनस t। ये कांस्टेंट फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, अब टू स्प्रिंग्स हैव देयर फोर्स कांस्टेंट इक्वल टू K1 एंड K2, वेयर K1 इज ग्रेटर देन K2, वेयर दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, ठीक है, दोनों सेम फोर्स है। अब मुझे पता है कि तो वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन का रिलेशनशिप चाहिए। सो वर्क डन मुझे पता है, वर्क डन इज इक्वल टू F स्क्वायर अपॉन 2K, हमने अभी किया था। दोनों अगर सेम फोर्स से अगर ठीक है ना, सेम फोर्स से अगर वो इम्पार्ट किए गए हैं तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे समझ में आ जाता है वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K, क्योंकि F स्क्वायर अपॉन 2 ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है। सो वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद K, यानी जिसका K बड़ा होगा, ठीक है, जिसका K बड़ा होगा वो वर्क डन कम करेगा, जिसका K बड़ा होगा वो वर्क डन कम करेगा। यहाँ पे किसका K बड़ा है, K1 इज बड़ा, ठीक है ना। तो K1 अगर बड़ा है तो वो वर्क डन कम करेगा, वर्क डन
कम करेगा। सो यहाँ पे ज्यादा वर्क डन कौन करेगा, K2 ज्यादा वर्क डन करेगा। तो इक्वल नो वर्क डन गलत है, फोर्स वर्क डन इक्वल वर्क डन ये भी गलत है, मोर वर्क डन इन द केस ऑफ सेकंड स्प्रिंग, यस ये सही है, बिकॉज K1 इसका बड़ा है तो इसका वर्क डन कम होगा, K2 छोटा है तो उसका वर्क डन बड़ा होगा विद दिस फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। सो सी इज आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, a spring of force constant at 10 meter per second, 10 newton per meter, has initial stretch of 0.2 meters in changing its stretch to 0.25 मीटर, चेंजिंग इट स्ट्रेच 2 बोला है, 2 यानी पहले 0.2 स्ट्रेच था, अब 0.25 स्ट्रेच हो गया। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अभी मैंने आपको बोला था कि वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी पूछा है हम लोगों को, तो चेंज इन एनर्जी इज नथिंग बट फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। मैंने आपको पहले भी बोला है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज वर्ड आ जाता है तो फाइनल माइनस इनिशियल, सो फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। मेरे पास फॉर्मूला है स्प्रिंग के वर्क डन का, दैट इज 1/2 kx स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या आएगा, x2 स्क्वायर माइनस 1/2 kx1 स्क्वायर, ये मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला है, 1/2 kx स्क्वायर, ये स्प्रिंग के वर्क डन का फॉर्मूला है। सो विच इज इक्वल टू 1/2 k की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2 इंटू 10 ब्रैकेट में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x2 कितना है आपका 0.25। सो इसको लिखा तो मैं कैसे लिखूंगा, 0.0625 माइनस 0.040, ठीक है ना, 040, ये आएगा x1 स्क्वायर। सो कितना आएगा ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.625 माइनस 0.04 यानी कितना आएगा ये 0.0225। सो फाइनल आंसर विल बी 5 इंटू 0.0225, कितना आएगा, सो आंसर विल बी 0.1 जूल्स, आंसर विल बी 0.1 जूल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, फिफ्थ वाला एग्जांपल। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू द S is 10 joule. The amount of work that must be done on this spring to stretch it through the additional S, ठीक है ना, amount of work done to stretch it additional S, ये क्वेश्चन पूछा है, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। यहाँ पे अगेन, ठीक है ना, स्ट्रेच थ्रू डिस्टेंस 10 जूल्स, 10 जूल्स डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको S डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 10 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है, ठीक है। तो अगेन उससे आगे एडिशनल डिस्टेंस S कवर करने के लिए उसको और कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर हाँ और कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सिंपल है। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं S की वैल्यू, फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हम लोग। सो अब मुझे पता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर, क्योंकि जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। सो 10 जूल्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू k इंटू एस स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 इंटू k इंटू एस स्क्वायर, ये मुझे दिया हुआ है। अब मुझे पूछा है कि एडिशनल कितना वर्क डन लगेगा। देखो ठीक से, यहाँ पे क्या पूछा है मुझे, द अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है ना, इन जूल्स दैट मस्ट बी डन टू एडिशनल स्ट्रेच थ्रू। अगर एडिशनल करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। अब मुझे पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड। सो अब यहाँ पे एडिशनल वर्क डन करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सो यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे व्हेन मैं उसको एडिशनल एस करूंगा, पहले ऑलरेडी एस है, एडिशनल एस करूंगा तो 2s हो जाएगा। सो यू 2s इज इक्वल टू 1/2 इंटू के ब्रैकेट में 2s होल स्क्वायर माइनस s होल स्क्वायर, ठीक है ना, यानी मैं उसको s डिस्प्लेसमेंट से 2s डिस्प्लेसमेंट लेके जा रहा हूं। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, सो दैट विल बी द वर्क डन, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे वर्क डन लिख देता हूँ, दैट विल बी द वर्क डन रिक्वायर्ड, दैट विल बी द वर्क डन रिक्वायर्ड। सो इक्वल टू क्या आएगा फिर, इसी के आगे लिख देता हूँ, सो नीचे वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो विच विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू के ब्रैकेट में 4s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, यानी क्या आएगा 3s स्क्वायर। सो 3s
एस स्क्वायर। अब मुझे पता है 1/2 के एस स्क्वायर, ये वैल्यू पता है मुझे कितनी है, 1/2 के एस स्क्वायर की वैल्यू 10। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 3 × 10 डायरेक्टली, सो विच इज इक्वल टू 30 जूल्स। यानी कितना वर्क डन लगेगा मुझे, 30 जूल्स। कितना वर्क डन लगेगा मुझे, 30 जूल्स। सो आंसर विल बी 30 जूल्स। नेक्स्ट 6th वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों स्प्रिंग्स के स्प्रिंग कांस्टेंट दिए हुए हैं। सो अगर वो सेम फोर्स से अगर मैं स्ट्रेच करता हूं तो देयर पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा है। अब मुझे पता है जो भी वर्क डन होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी U इज इक्वल टू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। ये फॉर्मूला है हमारे पास। सो एफ स्क्वायर अपॉन 2k, तो एफ कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, सो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k। तो यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनलिटी हो चुका है मैथमेटिक्स में। सो U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1। सो K2 अपॉन K1, सो K2 अपॉन K1 यानी क्या आएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 1500। 3000 डिवाइडेड बाय 1500 कितना आएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 1500 विच इज नथिंग बट 2:1। सो आंसर इज गोइंग टू बी 2:1 C। सो नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन करेंगे। अ स्प्रिंग 40 mm लॉन्ग, ठीक है ना। 8th वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक से देखना। 8th वाला, स्प्रिंग 40 mm लॉन्ग इज स्ट्रेच्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स इफ 10 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू 1 mm। ठीक है ना, 1 mm यानी x इज इक्वल टू 1 mm के लिए अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, देन द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू 40 mm इज। ठीक है, अब देखो यहां पे मुझे पता है कि 40 mm की स्प्रिंग है, ठीक है, नॉर्मल स्प्रिंग जो है उसका 40 mm स्प्रिंग है, स्ट्रेच बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 10 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट बाय 1 mm। मुझे पता है F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, सो K इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय x। अब मुझे कितना फोर्स लगता है, 10 न्यूटन का फोर्स लगता है टू स्ट्रेच इट बाय 1 mm। 1 mm से यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -3, वो गोल घूम के ऊपर चला जाएगा। सो इट विल बी 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे इसको 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर, ये मेरी K की वैल्यू आई। ठीक है ना, ये मेरी K की वैल्यू आई एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कांस्टेंट 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर। अब मुझे पूछा है देन वर्क डन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय 40 mm इज, सिंपल है, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 K इंटू एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय K की वैल्यू है 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी x की वैल्यू 40 mm। सो 40 इंटू 10 टू द पावर -3 होल स्क्वायर, so which will be equal to 1/2 multiplied by 10 to the power 4 multiplied by 40 square 1600 multiplied by 10 to the power -6। so 10 to the power -6, तो ये टोटल सब कैलकुलेशन करने के बाद द आंसर इज गोइंग टू बी 8 जूल्स। ठीक है ना, आप पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर कितना मिलेगा, 8 जूल्स। नेक्स्ट 8th वाला क्वेश्चन। 8th वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक से देखना। 8th वाला क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ पोजीशन ऑफ फोर्स 7, ठीक है ना, अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स यानी जो फोर्स पोजीशन पे डिपेंडेंट है, यानी स्प्रिंग फोर्स इज द ओनली फोर्स वी नो राइट नाउ टिल नाउ विच इज डिपेंडेंट अपॉन द पोजीशन। ठीक है ना, तो स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे स्प्रिंग को भी आप इमेजिन करोगे तो भी चलेगा। सो a position dependent force F is equal to 7 minus 2x plus 3x square Newton acts on a small body of mass 2 kg, displaces it from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter, the work done in joules। सिंपल है, वर्क डन का फॉर्मूला मुझे पता है, वर्क डन इज इक्वल टू वेरिएबल फोर्स है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स यानी पोजीशन वेरी होती है तो फोर्स भी वेरी होता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx, so which is nothing but integration of 7 minus 2x plus 3x square into dx
एंड x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 5, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद मुझे कितना इंटीग्रेशन मिलेगा, 7x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x क्यूब बाय 3, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। तो हर जगह पे 5 रख दूंगा, तो 7 5 जा 35 माइनस ये 2 कट जाएगा, x स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25 प्लस ये 3 भी कट जाएगा, x क्यूब इज 125। सो कितना आएगा नेट आंसर, फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 135 जूल्स। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन करते हैं। A body of mass 3 kg is under a force which causes displacement in it is given by S is equal to t cube by 3. Find the work done by the force in first 2 seconds. Work done by the force in first 2 seconds पूछा है, ठीक है ना। So we'll try to find out पहले 2 seconds में वर्क डन कितना हो सकता है। सबसे पहले मुझे S पता है, ठीक है ना, S पता है, मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो S पता है। सो S इज इक्वल टू मेरे पास है, S इज इक्वल टू टी क्यूब बाय 3, सो टी क्यूब बाय 3। सो V इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी विच इज नथिंग बट 3t स्क्वायर बाय 3, 3 कटा रहा t स्क्वायर। ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में मिली मुझे, ये मीटर मिला, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, सो विच इज नथिंग बट t स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, सो इट इज 2t, ठीक है ना। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला, समझ लो ठीक से, ये क्या मिला मुझे, एक्सेलरेशन मिला। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, मास इज 3 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज 2t विच इज नथिंग बट 6t। मुझे क्या मिला, फोर्स मिला, 6t क्या मिला, फोर्स मिला। नाउ व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो यहाँ पे, इंटरेस्टिंग पार्ट इज यहाँ पे मुझे फोर्स सॉरी मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी एस। तो मैंने F की वैल्यू रख दी, F की वैल्यू कितनी रखी, 60 इंटू डी एस रखा। अब यहां पे ये प्रॉब्लम है कि यहां पे T और ds दो वेरिएबल आ गए हैं और इंटीग्रेशन तो एक ही है हमारे पास, इंटीग्रेशन एक ही है हमारे पास। सो अगर एक इंटीग्रेशन है एंड दो वेरिएबल्स हैं तो वी कांट गो फॉर इंटीग्रेशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आइदर t को ds में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर ds को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप अगर देख सकते हो तो एकदम ऊपर वाले पार्ट में यहां पे मुझे एक फॉर्मूला यहां पे दिखाई देता है। इसको अगर मैं ठीक से करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ds इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये वाली वैल्यू यहां पे रखूंगा मैं, ठीक है ना, ds इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन डी टी। यानी मुझे ds यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशनशिप पता है। सो आई विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ 6t इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है, टी स्क्वायर इंटू डी टी। यानी मुझे फाइनल क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 6t क्यूब इंटू डी टी। क्या मिला मुझे, 6t क्यूब इंटू डी टी। हाँ, यानी पूरा इंटीग्रेशन अब मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, टाइम वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब टाइम वेरिएबल की लिमिट्स दिए हुए हैं मुझे, कहां से कहां तक दिए हुए हैं, फर्स्ट 2 सेकंड्स यानी t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। यहां तक मुझे टाइम के इंटीग्रेशन के लिमिट्स दिए हुए हैं। यानी नाउ t इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 2। तो यहां पे मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल लेता हूं। तो 6t स्क्वायर टी क्यूब का इंटीग्रेशन है t रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, कहां से कहां तक, 0 टू 2। तो इसको लिखा जा सकता है 6 बाय 4 इंटू टी रेज टू 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 4 यहाँ पे लिख सकता हूं मैं। 2 रेज टू 4 की वैल्यू कितनी होती है, 16। सो 6 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 6, 4 जा 24 जूल्स। ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। क्या आएगा, 24 जूल्स। यानी टोटल वर्क डन विल बी 24 जूल्स। ऑप्शन में है अपने, यस, डी ऑप्शन इज 24 जूल्स। डी ऑप्शन इज 24 जूल्स। सो इजी क्वेश्चन है, ठीक से समझ लो। अगर ठीक से समझ लेते हैं हम लोग तो हमें भी प्रॉब्लम नहीं होता है। सो दिस इज द आंसर। आप ये समझ के करना ठीक से।
ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी। 10th वाला क्वेश्चन, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर इज k and that another wire is 2k if both wires are stretched through same distance बोला है तो वर्क डन के बीच का रेशियो पूछा है। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 kx², जिसमें x दोनों स्प्रिंग के लिए उन्होंने कांस्टेंट बोला है, तो 1/2 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। सो W1/W2 इज इक्वल टू K1/K2। तो यहाँ पे W1 इज इक्वल टू K1 कितना है आपका, K है, एंड K2 कितना है आपका, 2K है। सो 1/2 इंटू W2। सो 2W1 इज इक्वल टू W2, ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। सो W2 इज इक्वल टू 2W1, ये आंसर इज बी। सो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं ये पूरे शीट में। आई विल शेयर द शीट विथ यू। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद को ट्राई करना है आप लोगों को, सो ट्राई देम आउट। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो पुट देम ऑन द ग्रुप। थैंक यू।